समय जब पहली बार मैंने रिजल्ट देखा तो मैं काफ़ी एक्साइटेड था और शॉक्ड भी था। डिसबिलीफ में था असल में, क्या मेरा ही नाम है। तो मैं काफ़ी खुश हुआ जब मैंने कंफर्म किया रोल नंबर मैच करके कि हाँ, ये आखिर मैं ही हूँ और मैंने ही फर्स्ट रैंक ऑब्टेन किया है। और अभी धीरे धीरे मैंने ये फैक्ट एक्सेप्ट किया है, लोगों ने काफ़ी कॉन्ग्रेचुलेट किया, सो आई एम वेरी हैप्पी विथ इट। इस अटेम्प्ट में जेपीएससी के इस अटेम्प्ट में मैंने शॉर्ट नोट्स का अपना रिवीजन मैं रेगुलर करता ही रहा, चाहे बीच में टाइम गैप जितना लिया जाए, क्योंकि मुझे चाहिए था कंसिस्टेंसी, वही की ही रहता है। और मैंने रेगुलर टेस्ट सीरीज को अटेम्प्ट करते रहा और हार्ड हार्टेड अप्रोच नहीं रखना है, क्योंकि मैंने क्वेश्चंस देख के अगर मेरे से सॉल्व नहीं होता है, जो कि कॉमन है, तो मैं उसके एनालिसिस में जाता था और क्वेश्चन को एटलीस्ट सॉल्व कर लेता था, ताकि मुझे उसका फीलिंग रहे कि वो क्वेश्चन सॉल्व होता है। और ये मुझे लगता है कि मेरे लिए फ्रूटफुल साबित हुआ है। एंड दिस शोज दैट हार्ड वर्क विल ऑलवेज पे यू ऑफ। जब मुझे कॉलेज से प्लेसमेंट हुआ था तो मुझे एक प्राइवेट सेक्टर कंपनी में मेरा प्लेसमेंट हुआ था। उसमें मैंने कुछ महीने काम किया था। उसके बाद मुझे ये क्लियर पता चल रहा था कि जितना सालों मैंने मेहनत की है कॉलेज में उससे पहले भी, सो आई कैन डू बेटर देन दिस। फिर मुझे दोस्त ने बताया कि अगर गवर्नमेंट जॉब अचीव करना है तो इंजीनियरिंग सर्विसेज सिविल लाइन के लिए सबसे बेस्ट है। तो इंजीनियरिंग सर्विसेज से मैं काफ़ी ही इंस्पायर्ड हो चुका था, तो मैंने इसलिए वो जॉब छोड़ दी और मैंने कोचिंग, एक आईएएस मास्टर्स में मैंने कोचिंग किया। और उसी के सिविल इंजीनियरिंग के नॉलेज के कारण मैंने काफ़ी एग्ज़ाम्स दिए। स्टार्टिंग मैंने इंजीनियरिंग सर्विसेज से ही किया था। गवर्नमेंट जॉब में आने का मेन रीज़न था क्योंकि सोसाइटी में एक अप्रिसिएशन होता है। शुरू से ही मेरा काफ़ी परफॉर्मेंस अच्छा रहा था स्कूल टाइम्स में, तो एक अप्रिसिएशन वाली भी बात थी। और फैमिली भी काफ़ी अप्रिशिएट करते हैं गवर्नमेंट जॉब को। हेंस मैं गवर्नमेंट जॉब की ओर ही मेरा रुझान बढ़ता चला गया। और एक धीरे धीरे ये एक फैक्टर डेवलप होने लगा कि मैं इस सोसाइटी को कुछ दे भी सकता हूँ। So hence I somehow anyhow wanted to crack these government examinations. स्टार्टिंग का मेरा ड्रीम इंजीनियरिंग सर्विसेज ही था। मैंने सबसे पहली बार इंजीनियरिंग सर्विस 2017 में दी थी। वो मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट था, जिसमें मैं प्री भी नहीं क्वालिफाई कर पाया था, क्योंकि मैं काफ़ी वेल प्रिपेयर्ड नहीं हो पाया था उस समय तक, और मेडिकल रीजंस भी थे। ऑल्दो मैं डिसअपॉइंटेड था अपने रिजल्ट से। उसके बाद मैंने 2018 में दिया, तो मैं इंटरव्यू में पहुंचा। मेरा पहला इंटरव्यू था इंजीनियरिंग सर्विसेज का। काफ़ी होप था, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वहाँ भी मुझे सक्सेस नहीं मिली। सेकेंड अटेम्प्ट मैंने 2019 और थर्ड अटेम्प्ट 2020 में दिया था। थर्ड अटेम्प्ट में नहीं होने के बाद मैं उस समय काफ़ी ही डिसअपॉइंटेड था। लेकिन उस दरमियान मैंने रेलवे में भी एक जूनियर इंजीनियर की नौकरी मैंने थर्ड अटेम्प्ट के टाइम ही मैंने उसमें ज्वाइन किया था। उसमें आने के बाद मुझे पता चल रहा था कि जूनियर इंजीनियर के लिए जितना स्किल सेट चाहिए एक जूनियर इंजीनियर रहने के लिए, उससे ज़्यादा मैंने प्रिपरेशन और हार्ड वर्क किया है। हेंस मैंने वो जॉब फिर छोड़ दी और मैं फिर वेस्ट बंगाल स्टेट इलेक्ट्रिसिटी मैंने एई ज्वाइन किया। इंजीनियरिंग सर्विसेज में सिलेक्शन पाना खुद में ही बहुत कठिन, बहुत ही टफ अप्रोच है वो। उसके लिए मैंने काफ़ी हार्ड वर्क किया। सभी लोग करते हैं जिन्होंने इंजीनियरिंग सर्विसेज क्वालिफाई किया है। नहीं होने पर इंजीनियरिंग सर्विसेज, हाँ, ये डिसअपॉइंटमेंट रहता ही है कि आखिर मैं इसके लिए क्यों फिट नहीं हूँ। लेकिन एट द एंड ऑफ द लाइन रियलिटी एक्सेप्ट करने में टाइम लगता है, और खुद में ही सेल्फ बिलीफ और अपने नॉलेज पे स्ट्रॉन्ग बिलीफ रखना बहुत ज़रूरी है। उस दरमियान रिजल्ट से आने के कुछ टाइम बाद तक वो रखना बहुत ज़रूरी है।
क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे यू हैव टू स्टार्ट विथ स्क्रैच फ्रॉम द स्क्रैच अगेन एंड देन मैं खुद को ये अप्रिशिएट करता था कि आने वाले टाइम में ज़रूर ही मेरा मेहनत कुछ ना कुछ रिजल्ट देगा। और वैसा छोटी छोटी खुशी को ही आपको अप्रिशिएट करके आगे बढ़ते जाना है और खुद में बिलीव रखना है, मोटिवेटेड रहना है, दोस्तों से जिनसे हो सके टीचर से बात करना है, वो सारा कुछ करना ज़रूरी है राइट पाथ में रहने के लिए। और एट द एंड सक्सेस आपके हाथ लगेगी। अगर आप इनिशियली जो गोल की ओर जा रहे हो अगर वो पॉसिबल नहीं भी हो पाता है, देन अगेन बिलीव दैट कि कोई और एग्जाम में आपकी रिजल्ट जरूर ही है। कंसिस्टेंसी का मेन मतलब है कि आप जिस तरीके से अपने शेड्यूल को डिटरमाइन किए हुए उसमें हमेशा ही भरोसा करना है। जैसे स्टार्ट विथ अ डे विथ शॉर्ट नोट्स, या एग्जाम से पहले आपको जब आप सब्जेक्ट पढ़ते हो तो आपको वो शॉर्ट नोट्स बनाने का जरूरत पड़ेगा क्विक रिवीजन के लिए। तो उसको आप जरूर ही हर डेली नहीं तो हर 2-3 बेसिस पे आप उसको रिवाइज करते रहो, इर्रेस्पेक्टिव एग्जाम हो या ना हो। आपको एग्जाम के प्रोसीजर के टाइम आपको इनिशिएट जरूरी करना है कि आप शुरू में ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन और सब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में इन्वेस्ट करो और उसका सॉल्यूशन खोलो। कंसिस्टेंसी आपको ये ऐसा रेगुलर शॉर्ट टर्म में बनाना तो काफ़ी आसान है, लेकिन इसको लॉन्ग टर्म मेंटेन रखने के लिए आपको काफ़ी सैक्रिफाइस देना पड़ेगा, ये सभी को देना पड़ता है। पर एट द एंड आपका गोल आपको अचीव होगा ही। जब आपको एग्ज़ाम के लिए आप आते हो तो यू हैव टू सेट अप योर माइंड कि ये एग्ज़ाम है, ये मुझे क्लियर करना ही है। ऑब्स्टेकल्स काफ़ी आते हैं, हाँ कभी कभी बीच में लगता है कि क्या ये वर्थ है, ये पे ऑफ कर रहा है। एग्जामिनेशंस के टाइम, एग्जामिनेशन के प्रिपरेशन के टाइम हर्डल्स काफ़ी होते हैं, क्योंकि इमीडिएट रिजल्ट ये आता है, ये लॉन्ग टर्म प्रोसेस है और हम लोग को मेंटेन करना है कि जो सब्जेक्ट मैटर है उसमें स्टक रहना बहुत ही ज़रूरी है। जितना ज़्यादा आप खुद को टाइम देते रहोगे, सब्जेक्ट को रिवाइज देते जाओगे, उतना ज़्यादा वो सब्जेक्ट आपके लिए क्लैरिटी होगा। मैं अभी तक जब भी मैं कुछ पढ़ता हूँ तो कुछ ना कुछ मैं नया उसमें खोज ही लेता हूँ, बल्कि मुझे काफ़ी टाइम हो गया सब्जेक्ट मैटर को रिवाइज करते करते, लेकिन अपने ही नोट्स में मुझे कुछ नया मीनिंग अभी तक मिलता है। ये बात बिल्कुल सही है कि किसी भी एग्ज़ाम का प्रिपरेशन मिनिमम 1 साल या उससे ज़्यादा लॉन्ग टर्म स्ट्रैटेजी होता है, और इस टाइम में काफ़ी डिस्ट्रैक्टिंग सोच आती है, खुद में मॉरल डाउन जैसा अप्रोच आता है। और ये मैं बिल्कुल भी नहीं झुठलाऊंगा कि मुझ पे ये नहीं आया था, हाँ मॉरल डाउन जरूर ही आता है, पर एट द एंड ऑफ द डे हमारे पास हमारा सब्जेक्ट है जो कि हमें शॉर्ट टर्म में सक्सेस नहीं दे सकता। यू हैव टू गो द लॉन्ग रन, एक मैराथन जैसा है। आपको खुद में बिलीव रख के उस सब्जेक्ट के साथ ऑनेस्टली बिहेव करना है ताकि वो सब्जेक्ट सिमिलरली आपके साथ रेसिप्रोकेट करे। मैंने भी वही किया, मैंने अपने सारे नोट्स को मैंने हमेशा ही उस पर भरोसा करके मैंने उसको बार बार रिवाइज करते रहा, सारे टेस्ट सीरीज में देते रहा, जो कि काफ़ी ज़रूरी है आपको उस रेस में मेंटेन रखने की। और अगर ये आप करते रहेंगे तो एग्ज़ाम से पहले तक आप में वो एंग्जाइटी नहीं रहेगी और आप काफ़ी ज़्यादा अच्छा रिस्पॉन्ड कर पाओगे। ये मेरा सक्सेस मंत्र था अपने इस एग्ज़ाम के लिए। जब मैं प्राइवेट सेक्टर जॉब में था और अपने फ्रेंड्स से बात कर रहा था कि मेरे से ये हो नहीं पाएगा, काफ़ी टफ है लिविंग, तो उन्होंने रिकमेंड किया था कि दिल्ली में एक कोचिंग है IAS मास्टर्स के नाम से, कंचन ठाकुर पढ़ाते हैं उसमें, कंचन ठाकुर सर। वहाँ पर से मुझे पहली बार IAS मास्टर्स के बारे में पता चला। जैसा कि कॉमन है, मैंने सब कुछ पता किया कि कैसा है, आखिर ये इन्वेस्टमेंट का, लाइफ टाइम इन्वेस्टमेंट का बात था। तो मैंने पता किया ये बेस्ट कोचिंग है और मैंने मिशन कोच इसे ज्वाइन किया और काफ़ी फ़ायदा भी हुआ मुझे वहाँ पर पढ़ने से। कोचिंग के टाइम जब मैं IAS मास्टर्स में ऑलरेडी था, तो कोचिंग के टाइम में वो 4 से 5 घंटे के राउंड की क्लासेस होती थी सुबह की टाइम में।
उसके बाद मैं शाम को लाइब्रेरी जाता था और लगभग 3-4 घंटे शाम को पढ़ाई के बाद, डिनर के बाद फिर मैं 1 घंटे और एक्स्ट्रा, मतलब ओवरऑल दिन में मैं 5-6 घंटे की पढ़ाई करता था जब मैं कोचिंग ले रहा था। कोचिंग के बाद जब मेरा रिजल्ट नहीं आया था तो मैं उस समय भी दिल्ली में ही स्टे कर रहा था। लेकिन उस समय मेरा शेड्यूल ऐसा नहीं था कि मुझे वो आवर्स से बताया जाए। जब भी मैं कॉन्शियस स्टेट में ऐसा समझिए रहता था तो मैं उसे ट्राई करता था कि किसी न किसी कारण से मैं उसे पढ़ाई में ही इन्वेस्ट करूं। जैसे रूम में सोने के बाद, फ्रेश वगैरह होने के बाद मैं रिवीजन करता था और मैक्सिमम टाइम में लाइब्रेरी में स्टे करता था। तो क्वेश्चन एनालाइज करता था। और जॉब में आने के बाद ऐसे जो लोग जॉब कर रहे हैं उनको पता होगा कि काफ़ी मुश्किल होता है टाइम एक्सट्रैक्ट करना अपने वर्किंग शेड्यूल से, लेकिन फिर भी डाउन द लाइन आप लंच के टाइम में और ऑफिस से घर आके फ्रेश होने के बाद में 2 घंटा आप निकाल ही सकते हो। ये पॉसिबल है। सोने से पहले हाँ वर्क प्रेशर होता है, लेकिन एनीवेज वो सब पुट असाइड करने के लिए, एक बेटर फ्यूचर के लिए 2 घंटे आपको देना ही देना पड़ेगा, क्योंकि आपका पहले से सिलेबस कवर्ड है तो आप उसको रिवाइज करना काफ़ी ज़रूरी है, उसको उसके साथ टच में रहना। तो ये मेरा शेड्यूल रहा ये तीनों फेज में जिसमें मैं रहा इन प्रिपरेशन के टाइम। मास्टर्स में मैंने क्लासरूम प्रोग्राम मैंने लिया था। मेरा बैच 2K15 में सुबह वाला बैच था। असल में मैं सच बताऊं तो एक्चुअल नॉलेज ऑफ सिविल इंजीनियरिंग अगर आपको गेन करना है तो मुझे उस कोचिंग से काफ़ी फ़ायदा हुआ। काफ़ी क्लैरिटी ऑफ थॉट्स मेरे अंदर आया। पहले सिविल को मैं जो समझता था असल में मुझे बाद में वो रियलाइज़ हुआ कि रियलिटी में सिविल इंजीनियरिंग को पढ़ना कैसे है। और इसके लिए सारे सर और उनके पैनल ने काफ़ी मेरी मदद भी की थी। जब मैं IAS मास्टर्स में कोचिंग कर रहा था उस समय कंचर ठाकुर सर ने क्लास में कहा था कि एग्जाम से पहले कोई भी किताब को पढ़ना पॉसिबल नहीं है और रेगुलर रिवीजन टेस्ट वगैरह के लिए आपको जो भी आप पढ़ते हो उसको पॉइंट वाइज आप इम्पॉर्टेंट पॉइंट को नोट करना है, तो पैरा जैसा नहीं, और शॉर्ट फॉर्मूलाज उसका मीनिंग जो आप इजीली एक नज़र में देख सको और ज़्यादा ग्रास्प कर सको। शॉर्ट नोट्स का एम वो था। तो मैंने सब्जेक्ट वाइज शॉर्ट नोट्स बनाना शुरू किया। वो ओवरऑल काफ़ी कम ही लेता है, 3-4 पेज लेता है। इस दरमियान जो डेटा आपको नहीं मिलेगा आप उसमें पुट कर सकते हैं ताकि आपको एक्स्ट्रा डेटा अपने हिसाब से आप उसको एडजस्ट कर सकते हैं। मेरे लंबे प्रिपरेशन फेज में अगर मैं केवल JPSC की बात ना करूँ और ओवरऑल मेरे कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस की बात करूँ, सबसे डिफिकल्ट फेज होता है एग्जाम्स की रियलिटी को एक्सेप्ट करना। शुरू में मैं समझता था कि कोई भी एग्जाम इजीली अप्रोचेबल है, इर्रेस्पेक्टिव ऑफ द आउटकम्स, ये बोलना आसान था। जब आउटकम आता है तो वो काफ़ी डिसहार्टनिंग और डिसबिलीव होता है। आपको खुद में कुछ समय तक विश्वास नहीं होता कि आपका नहीं हुआ, लेकिन ओवरऑल उस मोमेंट को अगर आप कोप कर लेते हैं और फिर वापस से अपने स्टडी लाइन में आ जाते हैं तो देन इट विल बी इजी विथ टाइम, और धीरे धीरे आपको सच्चाई भी समझ में आने लगेगी। एंड I believe everyone can succeed if they cope up with that difficulty. किसी स्टूडेंट को पूछना है कि उसको अगर स्टेट इंजीनियरिंग सर्विसेज ही क्रैक करना है, फिर भी मैं उसे रिकमेंड करूंगा कि गो फॉर प्रिपरेशन लाइक इंजीनियरिंग सर्विसेज, क्योंकि एक्चुअली मैंने वो देखा कि इंजीनियरिंग सर्विसेज की में एक ओरिजिनलिटी होता है और स्टेट सर्विसेज जो हॉवर करता है वो इंजीनियरिंग सर्विसेज के अराउंड हॉवर करता है। जैसे कि JPSC के केस में था, जो एक स्टेट सर्विस है, उसके मेंस के सारे क्वेश्चन, लगभग 80% क्वेश्चन जो कोर वैल्यू थी वो इंजीनियरिंग सर्विसेज के प्रीवियस ईयर के अराउंड थी। सो मुझे वो काफ़ी हेल्पफुल हुआ क्योंकि मैंने ऑलरेडी एक बार प्रिपेयर किया था और हेंस मैं आंसर्स को टाइम बाउंड और कॉन्साइज अप्रोच के साथ कंप्लीट कर पाया था JPSC में। बल्कि इंजीनियरिंग सर्विसेज में आपको वो ओरिजिनलिटी मिलेगी, वो काफ़ी हर्डल आपको फेस करना पड़ सकता है, बट कांस्टेंट अप्रोच के साथ वो उसको
वहाँ पर भी सॉल्व किया जा सकता है। शुरू से ही वहीं पर मेरा बर्थ भी रांची में हुआ और ग्रोइंग अप भी रांची में ही हुआ था। इनिशियल प्राइमरी एजुकेशन भी मेरा सेंट फ्रांसिस स्कूल रांची में हुआ था। वो वहाँ पर परफॉर्मेंस अच्छा था। 10th तक मैंने अराउंड 93% था। उसके बाद मैंने 12th JVM श्यामली रांची से ही किया और ग्रेजुएशन मैंने NIT जमशेदपुर जो कि झारखंड में है वहाँ से किया। बीटेक में 9.25 मेरा CGPA था। एग्जाम्स टाइम में आपके पास जब वो क्वेश्चन पेपर सामने होता है तो मेरे पहले एक्सपीरियंस और टेस्ट सीरीज देने से आपको इतनी जानकारी होनी चाहिए कि आपको मैक्सिमम स्कोर करना है। बेस्ट क्वेश्चन को स्कोर करने का मतलब ज़्यादा नहीं है क्योंकि पॉइंट्स तो 2 ही हैं। तो ओवरऑल कीजिए कि आप मैक्सिमम क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कीजिए। आपको वो पहचान होना चाहिए कि किस क्वेश्चन को आप जल्दी सॉल्व कर सकते हो, कम टाइम में एक्यूरेट आंसर्स में आ सकते हो। उसके अलावा फर्स्ट अप्रोच में आप पेपर में रफ जाइए, आप क्वेश्चन प्रेडिक्ट डिसाइड कर लीजिए ये सब अटेम्प्ट रफली हमको करना है। वो अटेम्प्ट हो जाने के बाद आप फिर लॉन्गर क्वेश्चन जो कि मीडियम साइज क्वेश्चन है वो सब को अटेम्प्ट कीजिए। और जो क्वेश्चन टेस्ट सीरीज सॉल्व करते करते आपको आइडिया लग जाएगा कि ये क्वेश्चन काफी टाइम टेकिंग है, 5 मिनट 6 मिनट 7 मिनट टाइम टेकिंग है, तो वैसा क्वेश्चन को लास्ट में रखिए ताकि आप मैक्सिमम मार्क्स ऑब्जेक्टिव में स्कोर कर पाए। इंजीनियरिंग सर्विसेज के टाइम भी मेरा ये अप्रोच था और ऑब्जेक्टिव में मार्क्स काफी रहते थे, मीन्स ही मेरा थोड़ा गड़बड़ रहता था। तो ये अप्रोच था मेरा ऑब्जेक्टिव में मार्क्स स्कोर करने की। JPSC में मैंने ऑब्जेक्टिव में आंसर की में से मैंने मैच किया था तो मेरा 472 के अराउंड था 600 में। अनसक्सेसफुल रिजल्ट मेरा, जब मुझे अनसक्सेसफुल रिजल्ट की जानकारी हुई थी तो शुरू में कुछ टाइम लेके 10-15 मिनट बाद, क्योंकि घर में काफ़ी आपसे ये हो जाती है, काफ़ी लोग आपसे एक्सपेक्टेशंस रखते हैं, बोलना मुश्किल होता है कि इस साल भी नहीं हुआ और लगातार 3 साल ऐसा करना बहुत ही टफ रहता था। लेकिन मैं अपनी मम्मी को मैं फ़ोन करता था और ज़्यादा देर का बात नहीं होता था, वो भी समझ जाती थी कि वो काफ़ी डिसअटेंड है। मैं फ़ोन करके बोलता था कि इस बार भी नहीं हुआ, अगले बार के लिए हम कल से शुरू करेंगे। मम्मी उस समय कुछ नहीं बोलती थी, काफ़ी टाइम बाद फ़ोन करके बोलती थी कि कोई बात नहीं होता है। वो संतावना वाला बात आपको सभी बोलेगा लेकिन कभी भी संतावना फील नहीं होता है। ये ट्रूथ है पूरी तरह से। आपको वापस से खुद को समझा के खुद ही बैठना पड़ता होता है, ये सच है। और इस बार तो रिजल्ट ऑड वे था, मैं सक्सीड किया था, मुझे रैंक 1 हासिल हुई थी। तो मैंने मम्मी को बोला कि रैंक 1 आया है, तो उनको भरोसा नहीं हो रहा था। उनको ये लगा था कि लड़का निकाल तो लेगा लेकिन रैंक 1 के जैसा भरोसा नहीं था। तो फिर मुझे मेरिट लिस्ट मैंने भेजा तो शी वॉज वेरी हैप्पी, मीन्स क्वाइट इमोशनल। माँ काफ़ी इमोशनल थे, पापा भी काफ़ी इमोशनल हो गए थे। उसी वक्त वो सभी को बताना चाह रहे थे एज इफ कि हम पढ़ाए हैं मेरे बच्चे को। तो आई वाज वेरी हैप्पी विथ माय फैमिली। इंटरव्यू JPSC में मेरा अजीता भट्टाचार्य मैम के पैनल में था। उस पैनल में 3 एक्सपर्ट्स थे। शुरू में आने के बाद मैम को ग्रीटिंग करने बाद फॉर्मली आप खड़े रहते हो, मैम कहती है बैठने, ठीक है। वो सब बैठने के बाद मैम आपसे इन जनरल आपसे वो ईज करने के लिए पूछेंगे आप के बारे में और आप कहाँ से पढ़े हो, वो सब इन जनरल क्वेश्चन के बाद एक लक था मेरा कि मैम ने झारखंड के जीके को पर्सुअल नहीं किया क्योंकि वो मेरा वीकर साइड में था। शायद ही मैक्सिमम लोग जिन्होंने दिया है वो समझ सकते हैं कि जीके बोलना किसी इंजीनियरिंग स्टूडेंट के लिए थोड़ा टफ होता है, वो लक बेस्ड होता है। मैम ने उसके बाद एक्सपर्ट पैनल को ट्रांसफ़र कर दिया था क्वेश्चन पूछ के। उन्होंने बेसिकली, मैंने बताया था कि मैं डैम प्रोजेक्ट में काम कर रहा हूँ, तो उन्होंने कनाल इरिगेशन सिस्टम ये सब के बारे में पूछना शुरू किया था, जैसे कि स्ट्रीम से लेके आउटलेट तक, वाटर कोर्स तक कनाल कैसे, मेन कनाल किसको कहते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन कनाल, वैसा उसका क्या फंक्शन रहता है। उसके अलावा
इन जनरल क्वेश्चन थे कि लाइन्ड और अनलाइन्ड कनाल के बेनिफिट्स और लॉस क्या है, आप कहाँ पे लाइन कनाल प्रेफर करोगे, और इरिगेशन से आपसे पूछेंगे क्रॉप यील्ड के बारे में, क्रॉप रेशियो के बारे में, किसी क्रॉप के कंजम्पटिव यूज के बारे में। तो पूरा ही 100% मेरा इंटरव्यू टेक्निकल हुआ था, जिसकी मुझे बहुत खुशी है। और परफॉर्मेंस के बाद सभी ने अप्रिशिएट किया था, उन्होंने कहा था कि यू डिड वेल। मैं भी काफ़ी हैप्पी था, और निकलते एम्बियंस भी वहाँ अच्छा था, तो मैं समझ गया था इंटरव्यू में मुझे अच्छे मार्क्स स्कोर होंगे। एग्ज़ाम से पहले सब्जेक्ट का रिवीजन पॉसिबल है। आप जैसा मैं अप्रोच जो अपने लिए रखता था वो था कि कुछ भी करके एग्ज़ाम से 2 दिन पहले तक मेरा प्रीवियस ईयर ईएस मास्टर का 25 ईयर पुराना प्रीवियस ईयर वाला जो क्वेश्चन होता है वो मैं 3 बार सॉल्व करके ही रखूँ। ऑल्दो मैंने उसे बहुत बार बनाया था पहले, लेकिन दैट डजंट मैटर। एग्जाम्स के और नज़दीक आते आते यू हैव टू बी थॉरो विथ योर स्टडीज एंड आंसर राइटिंग स्किल्स, वो काफ़ी तेज़ होना चाहिए। ऑब्जेक्टिव्स और सब्जेक्टिव, चूंकि एग्जाम्स का पैटर्न ऐसा था कि एक दिन ऑब्जेक्टिव था, 2 दिन सब्जेक्टिव, 2 दिन ऑब्जेक्टिव था, 1 दिन सब्जेक्टिव था, तो आपको उसी हिसाब से चलना था। तो ऑब्जेक्टिव्स के भी प्रीवियस ईयर को मैंने काफ़ी सॉल्व किया था, और मेरा फोकस था कि इंजीनियरिंग सर्विसेज के अगर ये बिलीफ था कि मैं प्रीवियस ईयर बना लूँगा तो सॉल्व हो जाऊँगा। हेंस मैंने चेक करने के लिए एक प्रीवियस ईयर जेपीएससी का क्वेश्चन भी बनाया था, तो वो काफ़ी अच्छा मैंने स्कोर किया था। तो आई वॉज कॉन्फिडेंट कि एग्जाम में अगर ये मैं स्ट्रैटेजी रखता हूँ तो अच्छा प्रिपेयर कर पाऊँ। नेटिव प्लेस में रांची है, आई एम बॉर्न एंड ब्रॉट अप इन रांची। 10th के बाद मैक्सिमम लड़के जो कि थोड़े भी मैथ साइंस में अच्छे होते हैं वो इंजीनियरिंग फील्ड चूज करते हैं। अभी जिस टाइम मैं कर रहा था उस टाइम का सेंस ऑफ व्यू ऐसा ही था, और उस बीच मेडिकल भी काफ़ी लोग सेलेक्ट करते थे। लेकिन ओवरऑल साइंस में बेटर होने का, साइंस मीन्स फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, अगर आप में बेटर है तो आप साइंस ही सेलेक्ट करते थे और अपना रुझान इंजीनियरिंग की तरफ ले जाते थे। ऐसा नहीं था कि 10th के टाइम मुझे कुछ ऐसा था कि केवल इंजीनियरिंग ही करना है, लेकिन मेरे पापा कॉन्ट्रैक्टर थे जो सिविल वर्क से ही रिलेटेड थे। तो सिविल इंजीनियरिंग उस समय मैं जानता नहीं था, लेकिन इंजीनियरिंग वर्ड है तो मेरे अंदर था कि इंजीनियरिंग करना, और मैंने उसी लाइन की ओर गया, और धीरे धीरे करके मुझे सिविल इंजीनियरिंग से काफ़ी इंटरेस्ट उसके लिए जगने लगा। तो मुझे और भी ब्रांचेस मिल रही थी, लेकिन ओवरऑल मैंने सिविल इंजीनियरिंग ही मैंने सेलेक्ट किया था। कॉलेज मैंने एनआईटी जमशेदपुर से मैंने बीटेक किया था। ऑल्दो मैं परफॉर्मेंस कॉलेज में अच्छा है, लेकिन फन सीकिंग टाइप से ही हम लोग का कॉलेज लाइफ स्पेंड हुआ है। कॉलेज की लाइफ की पढ़ाई और बाहर कंपटीशन की पढ़ाई में ज़मीन आसमान का अंतर है। जो देख रहे हैं उनको ज़रूरी पता होगा कि कॉलेज लाइफ वन ऑफ द बेस्ट डेज ऑफ योर लाइफ होता है, वो काफ़ी एंजॉयबल होता है। मैंने काफ़ी कल्चरल फेस्ट और बाकी सब फेस्ट में, टेक्निकल फेस्ट वगैरह, ये सब छोटे मोटे कंपटीशन में इन्वॉल्व रहता था। लेकिन इन द मीन टाइम बिफोर नाइट स्टडी जो कॉलेज में ईजिली सभी लोग करते, एग्जाम से कुछ 2-3 दिन पहले पढ़ाई, वैसे ही मेरा भी वो फेस था। मैंने कॉलेज में वैसे ही पढ़ाई किया था। उन सभी लड़कों के लिए, न्यू स्टूडेंट्स के लिए जो कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए तैयारी कर रहे हैं, सबसे पहला मेरा एम रहेगा उनको ये बताना कि सेट अ गोल एंड बिलीव इन दैट गोल। वो गोल से आपको क्या खुशी मिलेगी उसको पाने से, वो आप जानेंगे तभी जब आप वो गोल को अचीव कर ले। उसके लिए ज़रूरी है कि आपको हार्ड वर्क, शुरू में हार्ड वर्क करना ही है। कोई शॉर्टकट वैसा नहीं है, कोई वैसा नहीं है कि बहुत स्मार्ट वर्क हो सकता है। स्मार्ट वर्क बहुत बाद में आता है, प्रोसेस हार्ड वर्क से शुरू होगा, देन स्मार्ट एंड ऑनेस्ट वर्क की जो आप कर रहे हैं वो आपको पता है आपको क्या कर रहे हैं। और अगर आप इस प्रोसेस में स्टक रहते हैं तो आपको सक्सेस मिलना ही है। अगर आपका प्राइमरी गोल भी नहीं होता है तो आई एम श्योर आप दूसरे सर्विसेज में जरूर ही अच्छा परफॉर्म करके अच्छा रैंक्स हासिल करोगे।